प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एसबी लॉर्ड कृष्णा ग्रुप में। क्विज प्रतियोगिता एग्जाम जो हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 का सॉल्यूशन देखते हैं, बारी बारी से सभी का सॉल्यूशन देख लेंगे। तो अभी 6 क्लास का सॉल्यूशन होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है। चलिए, साउंड क्लियर है। पहला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है? ऑप्शन है जड़, पत्ते, फूल, सभी। ये सभी ऑप्शन सही है। ये जो है सभी ऑप्शन सही है। आयोडीन घोल का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो स्टार के परीक्षण के लिए आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। जूट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जूट का उपयोग जो है ना, बोरा बनाने के लिए। अगला सवाल है, नमक का घोल कैसा होता है? तो नमक का घोल जो होता है पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। पानी में नमक को घोल दीजिएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा, दैट मीन्स पारदर्शी हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। आलू का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो तना। आलू का जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो क्या यूज कर रहे हैं? तना यूज कर रहे हैं। आइए, जिनिंग प्रक्रिया किससे जुड़ी है? तो जूट निकालना, कपास के बीज अलग करना, है ना। तो कपास के बीज को जो अलग करते हैं ना, यही प्रोसेस, जो इसी प्रोसेस को हम लोग जेनिंग कहते हैं। ठीक है। किस रेशे को प्राकृतिक रेशा कहा जाता है? तो कपास को प्राकृतिक रेशा कहा गया है। पानी में घुला नमक अलग करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो छानना, मंथन, छनाई। ये सब छान उन करके नहीं होगा, क्या होगा? बाष्पीकरण। यदि नमक वाला पानी है घुला हुआ, उसको बाष्पीकरण कर देंगे तो वाष्प के थ्रू पानी ऊपर चला जाएगा और नमक नीचे आ जाएगा, तो हम ऐसे अलग कर सकते हैं। अगला सवाल है। अगला सवाल का हम लोग देखेंगे। चलिए, गीले कपड़ा का सूखा किस प्रकार से किया जाता है ना, सॉरी, गीले कपड़ा का सूखना किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन? ये जो है भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। खड़िया पानी में घुलता है या नहीं? नहीं, ये नहीं घूमता है। ये नहीं घुलता है ना। फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? तो अंडाशय जो होता है ना, वही फल के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, फल में यही आता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर में सभी को पता है 206। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। आइए, रात्रिचर जीव कौन सा है, यानी रात को चलने वाला जीव? तो गाय नहीं, बिल्ली। हाँ, ये हो जाएगा। बिल्ली जो है रात्रिचरी है ना। ऐसे दिन में भी चलता है, लेकिन ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बिल्ली। अगला सवाल, सूर्य की ओर मुड़ना पौधे का कौन सा लक्षण है? तो कौन सा लक्षण है? तो प्रकाश अनुवर्तन, यही लक्षण है। देखिएगा, सूरजमुखी का जो पौधा होता है ना, उसका सारा फूल जो है ना, जिधर सूरज निकलता है ना उधर ही मुड़ा हुआ मिलेगा। तो वही वाली क्वेश्चन है, बस सूरज की ओर मुड़ना पौधे का कौन सा लक्षण है? तो ये प्रकाश अनुवर्तन है। काई और फर्न मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? है ना, काई और फर्न। ये जो होता है छायादार स्थान हो या आर्द्र वाला जो भूमि है ना, वहां पर ये पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। चंद्रमा पर दिन और रात कितने कितने दिनों के होते हैं? तो 14 दिन, 14 दिन का होता है। 14 दिन का दिन होगा और 14 दिन का रात होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। वॉइस क्लियर है ना सभी को? चलिए, अगला सवाल फटाफट हम लोग करेंगे। कर्क रेखा भारत के किस स्थान से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, है ना, उत्तर की ओर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका ग्लोब है, ये विषुवत रेखा हो जाएगा। और जस्ट इसके ऊपर जो होता है 23.5, ये 0 डिग्री होता है ना। और 23.5 डिग्री ये उत्तर, ये नॉर्थ हो गया। और 23.5 डिग्री ये साउथ हो गया, है ना। तो उत्तर में ऊपर में होता है वो कर्क रेखा होता है, ये है जो कर्क रेखा, और ये जो है मकर रेखा है। तो याद रखिएगा। चलिए, नक्शे पर नदियां किस रंग से दिखाई जाती है? तो नीला रंग से, यानी ब्लू कलर होता है, नीला रंग। ठीक है। चलिए, अगला सवाल,
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में कितना है ना, तो 1/6, 1/6। किस क्षेत्र को धरती के फेफड़ा कहा गया है, तो अमेजन वर्षा वन को हम लोग धरती का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है। आइए अगला सवाल। चलिए कुछ सवाल में पहले से लगता है टिक लगा हुआ है, कोई बात नहीं। आइए, वनस्पति और जीव जंतु किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब कहाँ पे जीव जंतु और वनस्पति फल फूल रहे हैं ना, तो जीव मंडल में। आपको मालूम होना चाहिए, ज्योग्राफी में लोग पढ़ते हैं, है ना, समताप मंडल, जल मंडल, इस तरह का जो भी मंडल है, तो इसमें जीव मंडल के अंतर्गत में वनस्पति और जीव जंतु आता है। ठीक है। गंगा नदी किस सागर में जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सबको मालूम है। प्राचीन भारत का प्रमुख सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा। प्राचीन भारत की हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन किसके लिए प्रसिद्ध था, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन सड़कों और नदियों के लिए प्रसिद्ध था। भारत में किसने सामाजिक सुधार किया, गोविंद जी, तात्या टोपे, राजा राम मोहन राय। हाँ, राजा राम मोहन राय यही क्या किए थे, सामाजिक सुधार किए थे, है ना। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारा चीज मालूम चलता है। अगला सवाल। आइए, हाँ अगला सवाल। साउंड क्लियर है, चलिए क्लियर है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद। प्राचीन पूछेगा, ऋग्वेद हम लोग लगाएंगे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का मुद्रा का प्रयोग करते थे, तो सिक्का का। किस इसका, सिक्का का। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को। गांधी जी को सबको मालूम है कि राष्ट्रपिता कहते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों की एकता किस माध्यम से बनती है, यानी राज्यों में जो एकता है, तो ये संविधान और कानून है ना, इसी के वजह से ये एकता बना हुआ है। ठीक है। अगला सवाल। आइए अगला सवाल पे हम लोग विचार करेंगे। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, अच्छा राष्ट्रीय पर्व, तो राष्ट्रीय पर्व यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें गणतंत्रता दिवस हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस, ये सारा हमारा क्या है, राष्ट्रीय फेस्टिवल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा गणतंत्रता दिवस होगा। परिवार का मुख्य कार्य क्या है, भोजन देना, शिक्षा देना, बच्चों की देखभाल और संस्कार देना, तो मेन ये होगा, बच्चों की देखभाल करिए और उसको संस्कारिक बनाइए, परिवार का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है, तो भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है, जनता। लोकतंत्र का परिभाषा ही है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, या लोगों के द्वारा। चलिए, तो ये जनता हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो प्रधान कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, प्रधान। निम्नलिखित में से संज्ञा कौन सी है, अच्छा चार ऑप्शन दिया गया, बताना है कि संज्ञा कौन सा है, तो छोड़ना, अच्छा बच्चा, ये बच्चा यही संज्ञा है। छोड़ना हो गया, सुंदर है, जल्दी है ना, ये सब संज्ञा नहीं है। संज्ञा कौन है, ये बच्चा है। छोड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया है। सुंदर क्या है भाई, तो विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आइए। लाल फूल खिल रहा है में विशेषण कौन सा है, अच्छा बताइए। विशेषण कह रहा है तो इसमें लाल जो है ना, यही विशेषण है। फूल जो है कैसा है जी, लाल है ना, यही विशेषण है। तो रमेश तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया कौन सा है, तो दौड़ना ही क्रिया है। काम क्या कर रहे हैं भाई, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है। वह मेला गया, है ना, में वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा शब्द है, तो वह जो है सर्वनाम है। क्या है जी, सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो आता है, तो वह जो है यहाँ पे सर्वनाम कहलाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भाषा अव्यय कौन सा है, लिखना, लड़का, सुनना। तो लिखना सुनना इस हम तो क्रिया हो गया, लड़का जो हो गया संज्ञा हो गया, तो ये और जो है ये अव्यय आ रहा है। ठीक है। चलिए अब आगे है जो इंग्लिश का प्रश्न है, देखते हैं। चूज द प्रॉपर नाउन, अच्छा प्रॉपर नाउन कौन है, सिटी, दिल्ली, बॉय स्कूल, तो ये दिल्ली प्रॉपर नाउन है
है ना, एकदम प्रॉपर बता दिया गया दिल्ली के बारे में। सिटी बताने से प्रॉपर पता नहीं चल रहा कौन सा सिटी है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, नाउन का ही ये प्रॉपर नाउन बताया गया। इट इज रेनिंग, प्रोनाउन इज। अच्छा, इसमें प्रोनाउन कौन है, इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन है ना, तो इट जो है, इट प्रोनाउन है, याद रखना। देखिए नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़िएगा, उसमें पता चल जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब कौन सा है देख लीजिए, बुक नहीं, ईट, ईट वर्ब है, खाना क्या है जी, हम लोग खाते हैं ना, ये क्रिया हो गया, वर्ब मतलब क्रिया। इट इज ए सनी डे, एडजेक्टिव इज। अच्छा बताइए इसमें एडजेक्टिव कौन है ना, यानी प्रकाश वाला दिन, तो ये सनी है, यही एडजेक्टिव है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज एन, यहाँ पे खाली स्थान है ना, ही इज खाली स्थान है, ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट के आगे क्या लगाएंगे, एन लगेगा, ए लगेगा, द लगेगा, या नो आर्टिकल। तो ऑनेस्ट का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसमें ऑनेस्ट आ रहा है, नहीं ऑनेस्ट, तो एन इसमें यूज होगा, यानी कि ये आर्टिकल पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या लगाते हैं हम लोग। तो एन, एन लगेगा वहाँ पे। प्रोनाउंसिएशन के आधार पे हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ऐसे सबको मालूम है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट का प्रक्रिया जो होता है ना, वॉवेल जहाँ पे यूज होता है तो एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉवेल तो है नहीं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग जब कर रहे हैं तो उसके आधार पे आ रहा है, उच्चारण के आधार पर। आइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया, भगत सिंह, दयानंद सरस्वती, इकबाल। तो ये इकबाल साहब, अलामा मोहम्मद इकबाल, है ना, यही बोले थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, तो गोवा। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन है भाई, तो सूर्य का सबसे निकट जो है ना, बुध है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप, तो एशिया, एशिया जो है सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल आ जाइए। हाँ, दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है, सबसे लंबी नदी, तो नील नदी, सबको मालूम है, नील नदी सबसे लंबी नदी है। बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा, पटना सबसे बड़ा है। गया, भागलपुर, दरभंगा के रिस्पेक्ट में ये सबसे बड़ा है। बिहार का राजकीय पर्व कौन सा है बताइए, राजकीय पर्व, तो ये छठ पूजा, सबको मालूम है, इसको राजकीय पर्व का दर्जा दिया गया। बिहार में कितने लोकसभा का क्षेत्र है, यानी लोकसभा सीट की संख्या क्या है, 40। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 40। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हम लोगों के बीच आ गया है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सबको मालूम है, 22 मार्च को, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो सोनपुर का मेला, इसको हरिहर क्षेत्र का भी मेला बोला गया, ठीक है। गन्ना को अंगिका भाषा में क्या कहते हैं, तो गन्ना को अंगिका भाषा में ईख कहा गया है। अंग प्रदेश के दानी राजा कौन थे, तो सबसे बड़ा दानी कर्ण को बोला गया है, ये अंग प्रदेश के राजा थे और सबसे बड़ा दानी यही थे, ये डेली 2-4 किलो सोना दान कर देते थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, प्राउद दर्शन किसने दिया, प्राउद दर्शन किसने दिया, पी आर सरकार। चलिए यही ऑप्शन है, पी आर सरकार, प्राउद दर्शन यही दिए। अंगिका के प्रथम कवि कौन थे बताइए, यशपाल, कबीर, सरहप्पा, मीराबाई। अंगिका के प्रथम कवि कौन थे, के बाद है अंग प्रदेश की राजधानी, तो अंगिका का प्रथम कवि जो थे सरहप्पा थे, क्या थे, सरहप्पा। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, सरहप्पा थे। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था हमको, लेकिन सरहप्पा ठीक है। आइए, अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ कहाँ थी, तो अंग प्रदेश की राजधानी जो थी चंपा, अंग प्रदेश की राजधानी चंपा। तो ये था आपका 60 को जो क्वेश्चन था,
है ना। ये 60 क्वेश्चन था, जीके जीएस का था। अब जो यहाँ पर से देखते हैं हम लोग, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टर्म आएगा, थोड़ा समझिएगा। आइए, चलिए। कैट 24 लिखा हुआ, डॉग को 26, तो बैट को क्या लिखेंगे। इसमें किया क्या गया है, सिंपल सा बात है, ध्यान से देखिएगा। सबका कोडिंग किया जाता है, और कोडिंग को जब जोड़िएगा तो ये मिल जाएगा। यानी कोडिंग कहने का मतलब है जो अल्फ़ाबेट का लेटर है, ए से जेड तक, तो 26 लेटर होता है। तो ए को एक बोला जाता है, और बी को दो, सी को तीन, इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। तो देखिएगा कि सी जो है 3 नंबर पे है, सी जो है 3 नंबर पे है, ए जो है 1 नंबर पे है, और टी जो है ये 20 नंबर पे है। ठीक है, तो जोड़िएगा टोटल, तो 20, 23, एक 24, 24 लिखा गया है। उसी प्रकार से डॉग को जोड़िएगा, तो डी होता है 4 नंबर पे, और ओ होता है 15 पे, और जी होता है 7 पे। ये सभी को जोड़िए तो 15 4 19, एक 20 6 26, ये टोटल 26 आ गया। उसी प्रकार से इसको जोड़ देना। तो किसको जोड़ना है, तो बी को, तो बी को दो पोजीशन है, एक का एक है, और टी का 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 2 22 1 23। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 23 आता है। 23 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए, उसी प्रकार से ये भी है। इतना ए बी सी डी का अर्थ है, ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम गौर से देख रहे हैं, तो ए बी सी डी लिखा हुआ है, और इसको देख रहे हैं यहाँ पर, इसको किस प्रकार से कोडिंग किया गया है। तो यहाँ पर कोडिंग किया गया है उल्टा लिख करके, पहले डी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर बी लिख दिया गया है, और फिर ए लिख दिया गया। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से बोलता है इसका क्या अर्थ होगा, तो इसको भी जो लिखा गया है हम उल्टा करके लिखते जाएंगे। तो पहले डब्लू लिखेंगे, फिर जेड लिख देंगे, फिर वाई लिख देंगे, और फिर एक्स लिख देंगे। ये कोडिंग हो गया। और आंसर में देखते हैं कि डब्लू जेड वाई एक्स, ऑप्शन बी में आ गया। बात समझ में, सिंपल सा है, सीधा क्या कर देना है, उल्टा करके लिखना है। आ रहा समझ में। ये जैसे लिखा गया है, यहाँ पर कैसे कोडिंग किया गया है, तो लास्ट वाला को फर्स्ट किया गया, इसको उसके बाद रखा गया, उसके बाद इसको रखा गया। उसी प्रकार से आप इसको भी अरेंज कर दीजिएगा। सिंपल सवाल है। अगला कहता है ये खाली स्थान है ना, क्या स्थान पर क्या आएगा, तो देखते हैं ये खाली स्थान कहाँ पे है, यहाँ पे। आइए, क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए, एक के बाद दो लिखा है, दो के बाद चार लिखा है, चार के बाद सात, सात के बाद 11, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, एक से दो हुआ, यानी एक का अंतर हुआ। दो से चार हुआ, यानी दो का अंतर हो रहा है। चार से सात हो रहा है, तीन का अंतर हो रहा है, और 7 से 11 हो गया, यानी कि 4 का अंतर हो गया। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से आप यहाँ आइएगा तो एक का अंतर, दो का अंतर, तीन का अंतर, चार का अंतर, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 5 का अंतर होगा। अरे सुनो, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना, एक का, यहाँ से यहाँ दो का, यहाँ से यहाँ तीन का, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 4 का। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक सीक्वेंस बनते जा रहा है ना, 5 का होगा, तो 11 5 कितना होता है, 16। 16 कहाँ पे है, ये है ऑप्शन, ये हो गया। ये रीजनिंग है। फिर कहता है कि इसका स्थान पर क्या होगा, पुनः देख लेते हैं क्या होगा भाई। तो आइए, ये खुद सेंस लगाएंगे आप लोग कि कैसे हम लोग इसको अरेंज करना है। आइए, एक एक लिखा हुआ है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर पाँच है, इसके बाद क्या होगा। तो देखिए, एक एक को जोड़ते हैं तो दो मिल जाएगा, दो एक को जोड़ रहे हैं तो तीन मिल जाएगा, तीन दो को जोड़ रहे हैं तो पाँच मिल जा रहा है, पाँच तीन को जोड़ रहे हैं तो 8 मिल जा रहा है, तो 8 5 को करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 13 आना चाहिए। ये हो गया ऑप्शन सी, है ना। एक दूसरे एक एक को हम जोड़ रहे हैं तो जस्ट बगल वाला मिलते जा रहा है, नहीं। तो इस सीक्वेंस के अनुसार से देख रहे हैं तो 13 यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है। अगला सवाल। चलिए, अगला सवाल कहता है कि यदि आज मंगलवार है तो 3 दिन बाद क्या होगा। यानी कि मंगलवार है, क्या है जी, मंगलवार है, 3 दिन बाद बोल रहा है, तो मंगल तो हो ही गया, उसके बाद 3 है, तो मंगल के बाद क्या होता है, बुध, फिर क्या होता है, शुक्र, फिर क्या होता है, शनि। देख लीजिए कि 3 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद बोल रहा है। आज मंगलवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा बताइए, बुध बृहस्पति शुक्र। अच्छा, बुध के बाद शुक्र लिख देंगे, बुध के बाद बृहस्पति ना होगा, सॉरी।
बृहस्पति, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 इन शुक्रवार आएगा। और ऑप्शन कहाँ पे है, ये। सिंपल सा सवाल है, मंगलवार के बाद बोला तो मंगल को छोड़ करके गिनना होगा, बुध बृहस्पति और शुक्र, तीसरा दिन क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। खाली स्थान के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा, 2 के बाद 3 है, 5 है, 8 है ना। चलिए कैसे इसको जोड़ेंगे हम लोग, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, नहीं ये सीक्वेंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको अंतर देखेंगे, 1 का अंतर हो गया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो यहाँ 6 का होगा। देखो यहाँ दोनों में अंतर 1 का हो गया है, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, अब 12 5 17, है ना, 17 आ गया और 17 6, क्या हो जाएगा, 23। ऑप्शन क्या है, बी। समझ में आ रहा। चलिए अगला, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला टर्म है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, टाइमिंग लगेगा। आइए, इनमें से कौन सा अलग है, अलग चुनना है, ठीक है। तो सूरज है, चांद है, तारा है, खनिज है, ये सौर मंडल में सभी लोग काउंट हो सकते हैं, लेकिन ये खनिज है नहीं, तो ये अलग हो गया। ये क्या हो गया, अलग हो गया। कौन सा संख्यात्मक विकल्प बाकी 3 से अलग है, तो यहाँ पर दिया गया है कुछ अंक दिया गया है, बोलता है तीनों से अलग है, तो 2 3 5 8 कौन अलग हो जाएगा भाई, बताइए। तो देखिए यहाँ पे है, ये जो 8 है ये अलग है ना, ये सब क्या अभाज्य संख्या है, और 8 जो है अभाज्य नहीं है। सम विषम पे नहीं जाइएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। 2 3 5 इसका गुणनखंड एक ही होगा, लेकिन इसका गुणनखंड एक से अधिक हो जा रहा है। अगला सवाल है, बोलता है ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो सबसे बड़ा कौन है। देखो सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल को आप ऐसे बनाएंगे, ए ग्रेटर देन बी मतलब ए जो है बड़ा है बी से, यानी ए को ऊपर रखना और बी को नीचे कर देना, ये वाला सेटिस्फाइड कर गया। ए से सॉरी, ए बड़ा है बी से, ए ऊपर हो गया बी नीचे हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, बी बड़ा है सी से, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि सी नीचे हो जाएगा। अब खुद देख लो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ए है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऐसे देखना खड़ा करके, इनमें से कौन अलग है बताओ, दिल्ली मुंबई बिहार कोलकाता, ये शहर का नाम लिख दिया, बोलता कौन अलग है बताओ। तो इसमें देखो ये बिहार जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सभी महानगर हैं और ये बिहार आपका महानगर नहीं है, है ना। कोलकाता दिल्ली मुंबई। अगला सवाल, राम श्याम और मोहन में सबसे लंबा कौन है, अच्छा तीनों में लंबा कौन है। ऑप्शन क्या बोला है कि यदि राम श्याम से छोटा है, देखो श्याम से छोटा है, श्याम से छोटा है, यानी कि हम लेटर लिखेंगे श्याम को एस से, तो श्याम से छोटा है राम, तो एस ऊपर लिख दो आर नीचे लिख दो, छोटा हो गया। और मोहन श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा कौन है जी, मोहन, श्याम से लंबा मोहन, श्याम ये है, इससे लंबा मोहन, यानी एम ऊपर लिख दिए। अब देखो क्या बोला कि सबसे लंबा कौन है, तो एम ऊपर नजर आ रहा है, यानी मोहन सबसे ज्यादा लंबा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इनमें से कौन सी 3D आकृति है, 3D का मतलब हो गया, है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, उसको हम लोग 3D बोलेंगे। तो 3D आकृति आपका हो गया गोला, ये सारे 2D आकृति हैं, यानी द्विविमीय, और ये त्रिविमीय हो गए। ऑप्शन डी। यदि एक आदमी सुबह पूरब दिशा में देख रहा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो ये इस टाइप का प्रश्न रहेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इस प्रकार से ऊपर में आपको सबको मालूम है नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ठीक है। ये साइड में ईस्ट बोला जाता है और ये साइड में वेस्ट बोला जाता है, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना। डायरेक्शन ऐसे अपने कॉपी में लगा लेंगे, उसके बाद बनाएंगे प्रश्न को। तो देखिए क्या कहता है, एक आदमी सुबह पूरब की दिशा में देख रहा है, पूरब में नहीं कि ईस्ट जिसको बोलते हैं, ये पूरब, ये लो ये एक आदमी है, इधर देख रहा है ना, पूरब की ओर मुंह करके वो देख रहा है, यानी पूरब में देख रहा है जिधर सूर्य भगवान निकल रहे हैं, ठीक है। अब आइए, उसका बायां हाथ पूछता है, बायां हाथ किस दिशा में है। यहाँ पर कोई आदमी है तो इसका बायां इधर देखेगा, तो इसका बायां हाथ इस दिशा में हो जाएगा, नहीं बायां हाथ इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा दाहिना हाथ, तो बायां हाथ किधर हो जाएगा, उत्तर की दिशा में हो जाएगा। आया समझ में, ऑप्शन ए, बायां हाथ किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। आप अपने खुद को खड़ा होकर के
देखने का प्रयास करिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए, रीना गीता की माँ है और गीता सीमा की बहन है, तो रीना का सीमा से क्या संबंध? आइए, ब्लड रिलेशन का हिसाब है, बहुत अच्छा। देखो, गीता की माँ कौन है? रीना। देखिए, 1 मिनट में इसको भी हम लोग बना लेंगे। क्या कहता है? गीता की माँ, देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अ, गीता की माँ कौन है जी? रीना है। ये हो गया गीता, और रीना माँ है, यानी कि माँ हो या पिताजी हो, वो बड़े हैं तो उनको ऊपर रख देंगे। भाई बहन जब भी रहेगा तो एक लाइन में हम लोग रखेंगे, ऐसे समझेंगे बनाने में, है ना। तो देखो क्या लिखा है, गीता की माँ रीना, तो गीता यहाँ पे है, इसकी माँ ऊपर कर दिए हैं, ये क्या हो गया? लो, समझने के लिए। ऐसे तो ये सब ऐसे ही हम लोग बना लेंगे, लेकिन समझ लीजिए, गीता की माँ। आइए आगे, सीमा की बहन है गीता, तो जब बहन है यहाँ पे तो इसको भी भाई बहन सब यहीं पर रहेगा। नीचे करो, है ना, ये बहन है, कौन है जी बहन? सीमा। सीमा है तो यानी एस लगा देंगे, लीजिए। समझ में आ रहा? अब आइए, तो रीना का सीमा से क्या संबंध है? देखिए, ये रीना है, इसके इससे क्या संबंध, ये पूछा जा रहा है ना। ये दोनों तो बहन है, इसकी माँ ये है, इसकी भी क्या हो जाएगी? माँ ही हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सिंपल सा सवाल है, बात समझ में आया? ये दोनों बहन है, शुरू में बता दिया कि इसकी माँ ये है, तो जब ये दोनों बहन है, इसकी भी माँ यही होगी, माँ का संबंध। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और 90 डिग्री घूम जाता है, दाएं घूम जाता है, तो किस दिशा में होगा? ये भी समझ लीजिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन में आप हर हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर में नॉर्थ बनाइए, जस्ट उसके नीचे साउथ करिएगा, इधर ईस्ट करना है, इधर वेस्ट करना है। दैट मीन्स उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्या लिखा है? कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, देखो मेरा मुंह उत्तर की ओर खड़ा है ना, हम उत्तर की ओर खड़ा है, और कहता 90 डिग्री दाएं, तो दाएं बाएं समझ में आता हो, दाहिना घूमना है ना। दाहिना का मतलब हो गया राइट साइड, तो यहाँ से 90 डिग्री घूम जाओ, देखो यहाँ पर खड़ा है, दाहिना ये हो गया, मेरा राइट को दाहिना बोलते हैं। बायां लिखा हुआ रहता तो यानी लेफ्ट में जाना है, तो 90 डिग्री यहाँ से इसे घूमना है, तो यहाँ से 90 डिग्री जब घूमेंगे तो हम इस दिशा में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बन गया है? तो किस दिशा में होगा? तो जैसा ही हम उत्तर में थे और 90 डिग्री घूम गए हैं, तो हम आ गए पूरब दिशा में। किधर आ गया है? पूरब दिशा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए, इतना को कहता है कि भिन्न में बदलना है, इतना को भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलिएगा तो क्या आ जाएगा? 100/10। चलिए, कुछ क्वेश्चन और आ गया है, 0.6 है, देखिए 0.6, है ना। इसको भिन्न में बदलना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6/10, ये कट रहा है तो काट देंगे, तो 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/5। 3/5 कहीं पे है? हाँ, 3/5 है जी। 3 mm को cm में कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 मिलीमीटर उसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 से डिवाइड दे देंगे, है ना। मिली, सेंटी, डेसी ये सब आपको आना चाहिए, तो ये पता चल जाएगा। तो इसको जैसा ही आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 से डिवाइड करिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी? बहुत अच्छा है। एक लड़की है जो 75 मीटर भुजा वाली वर्गाकार पार्क है, एक पार्क है, ध्यान से देखिएगा, ये पार्क है, लेकिन ये कैसा है? वर्गाकार है। वर्गाकार कहने का मतलब हो जाएगा कि सब भुजा इसका इक्वल होगा, है ना। कितना लिखा हुआ है? तो 75 है, यानी ये भुजा 75 सेंटीमीटर है, तो ये भी 75 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 75 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 75 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर हो गया? अब ये क्या करती है? घूमती है, लेकिन कितना? एक चक्कर नहीं, 3 चक्कर लगा रही है। तो यहाँ से यदि चलना स्टार्ट करोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ घूम जाओगे, तो एक चक्कर, तो एक चक्कर घूम गया, यानी कि पूरा परिधि हो गया। लेकिन ऐसा वो 3 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो सबको मालूम है कि वर्ग है, तो वर्ग का परिधि क्या होता है?
परिधि बोलो परिमाप बोलो एक ही बात है, वृत्त में परिधि होता है, यहाँ हम लोग परिमाप बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आइए, है ना। तो ये जो है 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा कितना है 75 है एक बार में, लेकिन ये 3 बार में करेगा तो 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। अरे समय ये टोटल दूरी हो गया, कितना दूरी तय करेगा, टोटल इतना तय करेगा। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, इतना को इतना से करेंगे तो 300 हो जाएगा, है ना। 75 दूनी 150 और 1.5 1.5 300 और गुना 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 900। यानी 900 मीटर वो तय कर जाएगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बात समझ में आई। चलिए, एक फर्श जो है 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर भुजा वर्गाकार, 3 मीटर भुजा की वर्गाकार कालीन पूरे फर्श पर बिछाई जाती है, कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि कालीन रहित, है ना, क्वेश्चन को समझना है। तो लंबाई चौड़ाई कितना दिया गया है, देखो ये जो है आपका, यही इतना लंबा और इतना चौड़ा वाला ये फर्श है, 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 20 मीटर। समझिएगा 20 मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इतना एरिया है। और इस पे कालीन बिछाना है आपको, तो कालीन जो ला रहे हैं आप, वो 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार कालीन लाए हैं आप, है ना। तो जो कालीन लाएंगे हम पूरा में बिछा देंगे तो पूरा बिछ जाना चाहिए, कहने का मतलब। तो लेकिन कालीन जो यहाँ पर हम लोग लाए हैं वो उसका जो भुजा है 3 mm का है, 3 mm का है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो भुजा, हाँ वर्गाकार है तो वर्गाकार का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 mm, 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन ध्यान से देखो हमारा एरिया कितना है 20 वर्ग मीटर है, लेकिन हमारा जो कालीन बिछा रहे हैं 9 ही वर्ग मीटर में बिछा है, ठीक है। तो कितना बच गया, कालीन रहित यहीं पर लिखा है कालीन रहित फर्श, तो कालीन रहित जो हो जाएगा तो 20 में से 9 को घटा जाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इतना एरिया जो है वर्ग मीटर बच गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11। अगला सवाल है कि 7 छात्रों के अंकों का औसत 48 है, 8वें छात्र का अंक 60 है, तो नया औसत क्या होगा। आइए, नया औसत, यहाँ पर स्पेस कम है, हम अलग पेज में बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 7 छात्रों का अंकों का औसत 48 है, तो देखिए औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत जो होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग और डिवाइड बाई कुल संख्या। ये फार्मूला सभी को मालूम है। टोटल संख्या सबको जोड़ दीजिए और ऊपर में रख दीजिए और कितना नंबर ऑफ संख्या उसे नीचे रख करके भाग दीजिएगा, औसत निकलेगा। यहाँ पर बोलता है कि 7 छात्र है, उसका अंकों का औसत 48 है ना। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन है। तो औसत 48 है, कितना 7 का, ध्यान से देखना, तो नीचे हम 7 रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा 7 का योग, यानी 7 को जो छात्र है उसका योग हो, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 गुना 7, क्या निकल गया जी 7 छात्रों का, 7 छात्रों का योग। आ रहा है समझ में, किस चीज का योग, तो अंकों का योग, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा।
अब कहता है कि 8वें छात्र का अंक जो है 60 है, तो नया औसत क्या होगा। यानी एक छात्र और विराजमान हो गया, यानी कि 8 का अब औसत निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान से समझना। औसत निकालना है किसका, 8 का। यानी ऊपर में 8 का योग होना चाहिए, तो 7 का योग हमको आ गया है, ध्यान से देखो। 48 गुना 7 आ चुका है ना, ये 7 का योग हो गया। एक बच्चा और आया है, 8वां का अंक कितना है, 8वें छात्र का अंक जो है 60 है, तो 60 ऊपर में रख देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 8 से कर देंगे। निकल गया औसत। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए, बन जाएगा। चलिए देखिए, 8 से 56 छः हो जाएगा, 5 है ना, तो 28, 28 से 5 33 प्लस 60 डिवाइड बाई 8, सही है ना। ठीक है, अब आइए इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 8। 8 से डिवाइड करिए तो आंसर आ जाना चाहिए। 8 चौ 32, 8 चौके 32, 32 हो गया, कितना बच गया यहाँ पे, 7, 76, 8 चौ 32, अठी 72, 50 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या। हाँ देख लीजिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, 49.5, 50 पॉइंट कुछ जा रहा है, ठीक है। डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलिए कहाँ पे है, हाँ 60 अंक आ जाता है ना, नया औसत क्या हो जाएगा, 49.50 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस बता दिए कैसे बनेगा, समझ जाइएगा। अगला सवाल, 7 अंकों का औसत 42 है, यदि 2 अंक घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। चलिए उसी टाइप का फिर क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं हम लोग। ये समझ में आया ना, इसको कैलकुलेट करिएगा, डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है, अगला सवाल कहता है क्या कि 7 अंकों का औसत 42 है, 7 अंकों का औसत 42 है, 7 अंकों का औसत क्या है, 42 है, ध्यान से देखिएगा। 7 अंकों का औसत 42 है, यानी औसत दिया हुआ है कितना, 42, 42 दिया है, कितना, 7 अंक का, है ना। तो सातों का योग निकालो तो, सात का, 7 का योग, 7 अंकों का योग, 7 अंकों का योग, 7 अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, तो 28 29, कितना हो गया। अब क्या बोलता है, प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में बोला, ध्यान से देखना कि 2 अंक घटा दिया जाए, ध्यान से देखो, 7 अंकों का औसत 42 दिया गया था, अब कहता है 2 अंक घटा दो, तब औसत क्या हो जाएगा। 2 अंक जब हम घटा दे रहे हैं, इसमें से 2 अंक घटा दीजिए, 2 अंक जैसे हम घटा देंगे तो 292 बचा। आप बोलता अब औसत क्या हो जाएगा, यानी 7 अंक का ही औसत पूछ रहा है,
तो 292 को 7 से डिवाइड कर दो, तो चौके 28 और 12 बच गया, 7 एकम 7, 7 और कितना बच जाएगा 5, यानी 41 दशमलव कुछ जाएगा आंसर। देखिए डिवाइड दीजिएगा तो 41.5 है, 41.3 है, 41.7 है, यानी आपको एग्जैक्ट डिवाइड देना ही पड़ेगा। आप डिवाइड दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? डिवाइड दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड दे ही दीजिए, 0.7 आएगा, 0.7 डिवाइड दीजिएगा, 41.7 जाएगा, 41.7 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। डिवाइड दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि 6,000 रुपया का है ना, 6,000 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। आइए इसको भी हम लोग देख लें। यानी कि 7% वार्षिक पूछ रहा है और 6,000 रुपया है ना, वार्षिक ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो सिंपल सा सवाल है। ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 6,000, 7% 3 वर्ष के लिए है ना, और डिवाइड बाई 1,000 करेंगे, यही निकल जाएगा ब्याज हमारा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 21 × 6, 6 6 दूनी 12, कितना आ गया, 6,000, 7%। अच्छा नीचे में यहाँ पर 100 ही होता है, सॉरी, यहाँ पर एक ही जीरो आएगा। फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, P × R × T और डिवाइड बाई 100 होता है, सिंपल एसआई का। सिंपल एसआई का फार्मूला यही होता है, ठीक है। यहाँ पर हम 1000 लिख दिए, यही मिस्टेक हो गया। चलिए तो एक जीरो को हटा दीजिए, 1 मिनट। 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 60 रहेगा, तो 21 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक जीरो और आ जाएगा। हमको भी लग रहा था बहुत कम ब्याज कैसे आ गया भाई, है ना। तो 1,260 रुपया ब्याज आएगा। क्या आ जाएगा, 1,260 रुपया ब्याज आएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न। 600 रुपया में खरीदी गई 10% हानि में बिक्री मूल्य क्या होगा। अच्छा वस्तु जो है 600 रुपया में खरीदे हैं और 10% हानि हो गया, तो बिक्री मूल्य क्या होगा, यानी लाभ हानि का क्वेश्चन आ गया है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 रुपया है, और हानि कितना हो रहा है हमको, 10% का हो रहा है। तो बिक्री मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। सिंपल मेथड में ही देख लीजिए। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कितना दिया है कॉस्ट प्राइस, 600 रुपया, और हानि कितना हुआ है, हानि हो गया 10% का। तो पूछता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सिंपल वे में हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान से, 10% का मतलब क्या होगा, 100 में 10, 100 में 10 रुपया है ना। तो 600 रुपया का जब है कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर लीजिए, और 10% पे हानि पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। तो 9 × 6 = 54, 540 रुपया। तो 540 रुपया में बेच सकते हैं। 10% हानि हो गया है,
यानी 90 रुपये में ही बेचना पड़ेगा आपको। आ रहा है समझ में? 600 रुपया में खरीदे थे, लेकिन अब हमको 540 रुपये में बेच देंगे, तो 10% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 400 रुपया में बेची गई, 20% लाभ हुआ। अच्छा, अब जो हो गया 20% का लाभ हो गया, तो लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब जस्ट उल्टा हो गया है। बेच दिए हैं 400 रुपया में, ध्यान से देखो, बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है, सेलिंग प्राइस 400 रुपया। लाभ दे दिया है, लाभ कितना दिया है, 20% का लाभ दिया है। तो पूछता है कि लागत मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वाट। देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बनाएंगे, सेलिंग प्राइस हो गया, और 20% जब लाभ हो रहा है तब हम सेलिंग कितना पे कर सकते हैं, कंपेरिजन 100 पे करते हैं। तो 20% लाभ पे सेलिंग प्राइस हमारा 120 रुपया हो जाता है, तो कंपेरिजन कर दीजिए 120 से। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी जल्दी बन जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 तिया 12, यानी ऊपर में 1000 बच गया। 1000 को अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 333.33 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल, अनुपात दिया गया है 3:5 में 3 का भाग दे दिया 18, तो 5 का भाग क्या होगा। 3 का भाग दिया है तो 5 का, पेज तो है नहीं, चलिए आइए हम लोग अगले पेज में बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल दिया कि 3:5 है, ठीक है। अनुपातिक राशि मान लीजिए, अनुपातिक राशि मान लीजिए एक्स, एक हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा 5x। बोल दिया है कि 3 का भाग 18 दिया गया है, यानी 3 का भाग 18 दिया गया, यानी कि 3 का जो हम लोग अनुपातिक राशि x माने थे, ये दे दिया गया है 18। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो पूछता है 5 का क्या होगा, 5 का क्या होगा। तो यहाँ पर 5 का वैल्यू यदि आप रख देते हैं इसमें, तो 5 × 6 अर्थात 30, क्या हो जाएगा, 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला है 5.76 भागा 1.2, इसको डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए कर ही देते हैं। 5.76, 5.76 को डिवाइड करना है 1.2 से, डिवाइड करना है 1.2 से। हाँ 1.2 से, तो डिवाइड करिए, ये पॉइंट हटा दीजिएगा और ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पर आएगा, यानी 576 को डिवाइड करना है 120 में। तो काटिए तो इसको, 4 तिया 12, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौ 16, फिर 4 चौ 16, ठीक है। और कटने वाला है 3 से, ये भी कट जाएगा, 4 तिया 12, 8 तिया 24। चलिए यानी कि पूरा कट गया, ये 4.8 आ जाएगा। तो डिवाइड कर रहे हैं तो 4.8 आ रहा है। 4.8 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, 4.8 हो गया। अगला सवाल इसी प्रकार से है। देखिए सारा मैथमेटिक्स का है, कैलकुलेशन करिएगा, आसान है, बन जाएगा। 3/4 + 2/5 को डिवाइड करना है इतना से, तो डिवाइड करने के लिए आ जाइए, देखिए 3/4 और +2/5, 3/4 +2/5 क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, तो 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 और 4 दूनी 8, यानी कैलकुलेट कर देंगे टोटल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 23/20, ठीक है। डिवाइड करना 1/2 + 1/3, डिवाइड करना है किससे, 1/2, 1/2 + 1/3,
6 हो जाएगा एलसीएम, 3 + 2, भागा का चिन्ह को गुना के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे, 6 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। देखिए कटने वाला है, कुछ कटने वाला है तो काट दीजिएगा, इन ऊपर में गुना कर दीजिए, 3 × 9 और 3 × 6 और डिवाइड बाई 50, यानी कि आ गया 69/50, 69/50 ऑप्शन में है बी। उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्यूशन करिएगा। चलिए 88, तो 88 को जब सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, अच्छा 88 में क्या है ध्यान से देखना, 88 में इसका जो सॉल्यूशन करेंगे ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग जो भी स्टूडेंट है सभी को ये इक्वल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, इसमें सभी को इक्वल मार्क्स मिल जाएगा। इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो ये आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन में जो दिया गया वो प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ था, तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं। अगला सवाल है 1001 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो देख लीजिए का अभाज्य गुणनखंड कौन है, इसमें मल्टीप्लाई करके देखते चलिए कौन आपको आ जाएगा, है ना। तो देखिए लास्ट का एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करिएगा, 9 × 7 = 63, तो यानी ये नहीं आ रहा है, 9×3 = 27 नहीं होगा, 3×3 नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा बन जाएगा, है ना। 7 × 7 और × 3 तो 7×21 एक आ रहा है, यानी कि आसानी से ऑप्शन से हम लोग बना लेंगे। अगला है कि एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, एक संख्या दिया गया, दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के तहत आप लोग बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा, एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये एक फार्मूला होता है। तो एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम 120 है, एचसीएफ 12 है, 120 × 12, फर्स्ट नंबर कितना दिया गया है, फर्स्ट नंबर 24 है, दूसरा नंबर पूछ रहा है 24 है, सेकंड वाला नंबर क्या होगा, तो 12×2 = 24 यानी 60, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं पे 60 नज़र आ रहा है, तो हाँ है, ऑप्शन में है। अगला सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार दिया गया 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना। बहुत अच्छा सवाल है, तो भी हम लोग यहीं पर बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आइए समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसका सम मतलब क्या होता है, देखो सम द्वि बाहु, यहीं से समझ लेना। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो। त्रिभुज में सबको मालूम है 3 भुजा होता है, यानी ये भुजा हम मान लिए समान है, ये अलग हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए है, तो ये भी ए होगा, और ये क्या है बी होगा। अब आइए, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुना आधार, आधार और गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है, इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो आइए, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार दिया गया और भुजा दिया गया, आधार 10 सेंटीमीटर, भुजा 13। आइए, ये जो है भुजा 13 दिया गया है, इसका मतलब ये भी 13 है, लेकिन ये जो है आधार है ये 10 दिया है, ये कितना दिया है 10 दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम अब ये चाहेंगे कि आधार तो मालूम हो गया है, लेकिन ऊंचाई खोजता है, इस फार्मूला में ऊंचाई खोजता है, यही बेसिक फार्मूला है। तो तरीका बता देते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ से क्या करना है, एक लंब डाल दीजिएगा, यही आपका ऊंचाई है, और जैसा ही इसको आप लंब डालिएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है ना। तो ये ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। ये जैसा ही इसको यहाँ से आप यहाँ पर लंब डालते हैं ना, तो ये वाला जो है ना पोजीशन, इसको दो भाग में बराबर डिवाइड कर देता है। ये जो 10 था, तो 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। यदि ये बात समझ गए, अब यहाँ से कट करके हम लोग बाहर निकालते हैं, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है। फार्मूला रटना नहीं है, समझ के बनाना, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, और यही ऊंचाई निकालना। यदि ये निकाल लिए, तो
तो यही ऊंचाई जो है ना यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर ये हमको देखो आसान तरीका है, 1/2 आधार है जो ये हमारा 10 दिया हुआ है, बस यहाँ से हम ऊंचाई निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया नहीं। तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर का जो फॉर्मूला जानते हैं वहां से बना लीजिएगा। तो एच का क्या वैल्यू आ जाएगा, एच का वैल्यू आ रहा है √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, 144, 7/12। ठीक है, अब ये 12 यहाँ पर पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया गया होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा आंसर। आ रहा है समझ में? देखिए तो क्या दिया गया है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ऑप्शन ए। बात समझ में आई? तो सिंपल सा सवाल है, वृत्त का व्यास दिया गया है, त्रिज्या निकालना है ना, वृत्त का व्यास दिया गया है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या जो होता है, देखो यही वृत्त है, ये व्यास है, ये आपका सेंटर है ना। तो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी त्रिज्या कहलाती है, ये त्रिज्या कहला रही है। यानी कि 2r को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास कितना दिया गया है, 14, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। तो त्रिज्या कितना हो गया, 7। चलिए अगला सवाल, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिखा है 2πr और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हो तो परिधि क्या होगा। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, बगल में लिख ही दिया है, 2 22/7 रख दीजिए, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 7 दिया गया है, 7 से 7 कैंसिल, बाई दूनी 44, सिंपल है, 44 सेंटीमीटर है, ये इसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। घनाभ का आधार क्षेत्रफल दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दे दिया है, ये तो आयतन पूछ रहा है। तो आइए आयतन जो होता है, आयतन जो होता है, एक मिनट थोड़ा देख लीजिएगा तो आसान लगेगा आपको। आइए हम लोग बात करेंगे घनाभ पे। देखिए घनाभ एक बना रहे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो समझ जाइएगा। मैंने फिगर का ये घनाभ हो गया, जिसमें बोल दिया है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया गया, ध्यान से देखिएगा, आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर दे दिया, ऊंचाई 10 दे दिया है। तो जल्द जैसे ही हम लोग आधार का क्षेत्रफल मालूम है, ये 25 है और ये 10 है, तो घनाभ का जो होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, यही होता है मेन फार्मूला। देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये वाला जो है ये ऊंचाई हो जाएगा, या ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। इसको हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। यानी क्षेत्रफल को ऊंचाई से जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा ना, आयतन निकल जाएगा। तो 25 दिया गया था, 10 में मल्टीप्लाई कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आंसर सिंपल है, बस समझाने के लिए आपको इधर कर दिया। क्या आ जाएगा, 250, डायरेक्ट इन दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। सिलेंडर का त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आयतन निकालिए। देखिए यही है सिलेंडर, ये ऊंचाई दे दिया है 10, देखो ऊंचाई 10 दिया है, यहाँ पर त्रिज्या क्या दिया है, 7 दिया है। तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा, तो आयतन किसी का भी आयतन हो, यहाँ पर ध्यान से समझ लो, आयतन किसी का हो, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दोगे ना तो निकल जाएगा आयतन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसका जो बेस बन रहा है ना, देखो मेंसुरेशन पढ़ोगे तो इसमें समझना है बेस कैसा है, बेस का एरिया निकालिए, ऐसा नहीं कि आप लंबाई चौड़ाई हमेशा करिएगा। बेस का एरिया, बेस का एरिया, ध्यान से देखो, आ जाओ, एक मिनट एक मिनट।
चलिए यहाँ से देखिएगा, यही आपका सिलेंडर है, ऐसा मानिए आपका यही सिलेंडर है, ठीक है। ये जो बेस का यहाँ पर जो बेस बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है। सर्किल का एरिया ध्यान से देखिएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं सिलेंडर, सिलेंडर का जो एरिया होगा, तो बेस का एरिया, बेस हमारा क्या है, विड्थ नजर आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कर देंगे। तो 22/7, त्रिज्या 7 दे दिया है, 7 × 7 हो जाएगा, ऊंचाई 10 दिया है। आ रहा है समझ में। मूल कॉन्सेप्ट ये है कि आयतन निकालना है, जिसका भी आयतन निकालना है, 3D का जिसका भी आयतन निकालना रहेगा, याद रखिएगा उसका बेस कैसा है, उसका एरिया लिख लीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हाइट 10 था, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, कट कर दीजिए, 7 दूनी 14 का 4 में 7 14 15 हो जाएगा, 1540, 1540 है, 1540 है, ऑप्शन डी। ये पूछ रहा है माध्य निकालिए, तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ करके औसत की तरह ही माध्य होता है, औसत की तरह ही माध्य होता है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 20 है, 15 है, देखिए 15 5 20 और 20 40, 40 10 50 10 60, 60 आ रहा है, इसको टोटल जोड़िएगा तो 60 आएगा, 1 2 3 4 5 है, 60 को 5 से भागा दे दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 12 5 60, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबको जोड़ देना है, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, हाँ, 360 सेंटीमीटर रस्सी 12 लोगों में बराबर बांटना है जी, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, तो 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 360 को 12 से डिवाइड कर देना है, 12 तिया 36, यानी कि 30 सेंटीमीटर पड़ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर पड़ेगा। आइए इसको कैलकुलेट करिए, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, 3 × x + 4 = 21, यहाँ से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, यानी x + 4 = 7, ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = 3, क्या हो जाएगा वैल्यू, 3। खंड का आयतन दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल दिया गया, ऊंचाई पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, खंड का आयतन दिया गया है ना, देखो अभी हम बता दे रहे हैं, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल यानी एरिया अगुना हाइट। आ रहा है समझ में। तो देखो आधार का क्षेत्रफल दिया गया 25, यानी यहाँ पर पुट करो 25, ठीक है। आयतन कितना दिया है, 1000, आयतन का जगह यहाँ रखो 1000, = ये हाइट पूछ रहा है, भागा कर दो आंसर आ जाएगा, 25 चौके 100 यानी 40, हाइट कितना आ जाएगा, 40, 40 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यदि 15 मजदूर 12 दिन में एक काम को पूरा करते हैं तो 20 मजदूर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है। तो देखिए ये समय और काम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 15 मजदूर कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। एक एक नियम से हम लोग बनाएंगे, 15 मजदूर जो है ना कितना दिन में पूरा कर रहा है काम को, तो 12 दिन लगा देता है, 12 दिन लगाता है, ठीक है। क्योंकि 15 मजदूर जो है एक काम को पूरा करने में 12 दिन लगाता है, तब हम सवाल करेंगे कि तुम एक मजदूर को लगा दो तो कितना दिन में करेगा। अब बताओ कोई भी काम है, आदमी हम कम लगा देंगे तो काम ज़्यादा दिन में होगा, नहीं, समय बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा होने के लिए क्या करते हैं, गुना करना पड़ता है, तो 12 × 15 करना पड़ेगा, कितना दिन का टाइम ले लेगा। लेकिन बोला नहीं एक आदमी सब काम नहीं चला, 20 मजदूर लगाओ, ठीक है भैया 20 को लगा दिए, 20 मजदूर लगा दिए तो काम ऑटोमेटिक जल्दी होगा। जल्दी होने का मतलब क्या हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, कम होने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 12 × 15 और डिवाइड/20, आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 चौके 20, 5 तिया का 15, 4 तिया के 12, यानी 3 तिया 9, अर्थात 20 मजदूर जैसे लगाइएगा ना तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये एक एक नियम से हम लोग ये बनाते हैं, आसानी तरीका से बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, 6 क्लास का क्वेश्चन था, सोल्व हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास का क्वेश्चन
नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।